दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चंद्र ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम NCVT का एक पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर 2016 में कराया गया था और सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है ये। तो आज दोस्तों इस वीडियो में इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। कुल 50 प्रश्न हैं इस पेपर में और हर एक प्रश्न 3 नंबर का है। इस प्रकार टोटल जो अंक होते हैं वो 150 होते हैं, यानी कि यह पेपर 150 अंकों का है। 3 घंटे 2016 में आपको 50 प्रश्नों के 3 घंटे दिए जाते थे, अभी टाइम कम हो गया है। तो दोस्तों इस पेपर को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हर एक चीज़ मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। और इस पेपर को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो सेकेंड पार्ट में हम लोग करेंगे। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि अपने ITI चैनल की यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर और भी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो पड़े हुए हैं, तो वहाँ से जाकर आप बाकी पेपर्स को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लगभग पेपर्स जो पुराने पेपर हैं वो उनका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, चाहे वो WCS हो, चाहे वह ट्रेड थ्योरी हो। इलेक्ट्रीशियन और फिटर इन दोनों के मेनली पेपर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने पेपर को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑसिलोस्कोप का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ऑसिलोस्कोप आपने देखा होगा, एक स्क्रीन होता है और उस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी वगैरह या वोल्टेज वगैरह देख सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि क्या दर्शाने के लिए हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ जो दोस्तों है वो फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं, पीक सिग्नल वोल्टेज भी देख सकते हैं, वेव कैसी है, AC है, DC है, कैसी उसका वेव का आकार है वो भी हम देख सकते हैं। ऊर्जा को हम यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, तो आंसर जो होगा वो गा यानी कि C आंसर होगा। तो पहले का आंसर जो होगा वो C होगा, गा। दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, डेप्लीजन मोड मॉसफेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा आपको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, SCR क्या है। तो SCR पूछा गया है कि SCR जो है वो क्या होता है। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। तो बोला जा रहा है कि वो क्या है। तो SCR मेरे दोस्तों जो है डिवाइस, वह एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो A होगा। पहले तीसरे का आंसर जो होगा वो का होगा, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। उसी टाइप से दोस्तों अगर आपसे कभी ट्रायक पूछे, ट्रायक TRIAC, ट्रायक, या डायक पूछ ले DIAC, तो ये दोनों जो आपके डिवाइसेस हैं वो बाईलेटरल हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में काम करते हैं। लेकिन जो SCR है वो यूनिलेटरल है, यानी कि एक दिशा में ही काम करेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड का जो आंसर होगा वो पहला होगा, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, JFET का अर्थ क्या है। तो आपको मैं एक बार लिख के बता दूं, JFET की बात बोली गई है। तो यहाँ पर नॉर्मली आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो फुल फॉर्म जो JFET का होता है वो होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो खा होगा, B आंसर होगा। क्या होगा, B होगा। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैं तीसरे नंबर पर लगा दिया हूँ, चौथे नंबर पर देखते हैं। तो ये क्या होगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये आंसर आपका होगा। उसके अलावा अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि IGBT के 3 सिरे कौन से हैं। IGBT, तो यहाँ पर इसके 3 सिरे पूछे गए हैं। तो IGBT के 3 सिरे जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं गेट, एमिटर और कलेक्टर, यानी कि इसका आंसर जो होगा 5वें का वो C होगा, गेट, एमिटर, कलेक्टर। उसके अलावा एमिटर बेस कलेक्टर आपको पता होगा, जो BJT होता है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो BJT के ये तीनों सिरे होते हैं, या इसको आप ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT का फुल फॉर्म होता है। IGBT का फुल फॉर्म आगे आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। तो इसका आंसर जो होगा 5वें का दोस्तों वो C होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, MOS एंड T के 3 सिरे कौन से हैं। तो इसमें MOSFET की बात बोली गई है।
किसकी बोली गई है? मॉसफेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बोला गया है, लेकिन ये मॉसफेट है, MOSFET जिसको बोला जाता है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके 3 सिरे आपसे पूछे जा रहे हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो इसके 3 टर्मिनल जो होंगे वो ड्रेन, सोर्स और गेट, यानी कि जो आंसर होगा वो सी होगा, छठे का, ड्रेन, सोर्स और गेट। मॉसफेट का आपको फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। JFET यानी कि जे फीट की यहाँ पर बात करी जा रही है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स के रख दिए गए हैं, आगे क्वेश्चन जो है आपके मशीन के हैं, DC मोटर जनरेटर के भी क्वेश्चन आगे हैं। तो जे फीट जो है वो पूछा जा रहा है कैसा है। तो 7वां क्वेश्चन जो है जे फीट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जे फीट जो है उसका आंसर आपका होगा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि सी आंसर होगा 7वें का, एक वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस है। दोस्तों जे फीट जब भी आपसे बोले तो आप याद रखिए जे फीट जो है वो एक वोल्टेज कंट्रोल है। अगर BJT पूछे तो BJT जो है वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? सी होगा, 7वें का गा आंसर होगा यहाँ पर भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 8वें प्रश्न में आप देखिए, उपरोक्त में बाईपोलर डिवाइस क्या है? 8वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बाईपोलर डिवाइस जो है वो क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो IGBT होगा, IGBT। तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, IGBT का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ये इसका आंसर होगा, यानी कि पहला आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 9वां, एंड गेट का आउटपुट लो कब होगा? दोस्तों इसके लिए मैं एंड गेट का आपको जो ट्रुथ टेबल है और जो उसका फिगर है या उसका जो सिंबल है वो आपको दिखाऊंगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एंड गेट का आउटपुट लो करने की बात बोली गई है, कि यानी कि एंड गेट 0 कब देगा, उसका आउटपुट 0 कब देगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एंड गेट आपको दिख रहा है, यहाँ पर इनपुट दे रखा है, ये A और B यहाँ पर इनपुट है। आउटपुट जो है वो A.B, यानी कि A और .B ये आपका आउटपुट होता है। यहाँ पर बोला जा रहा था कि एंड गेट का जो आउटपुट है वो लो कब होगा। लो कहने का मतलब है 0। तो देखिए 3 केस में यहाँ पर 0 है, 1, 2 और 3, ये तीनों जो 0 हैं इनके तीनों के केस हैं। अगर आप यहाँ पर इनपुट में देखें तो 0 कब आ रहा है? जब दोनों इनपुट, एक इनपुट A है, एक इनपुट B है, इन दोनों इनपुट्स में से जब कोई इनपुट 0 होता है तो हमारा आउटपुट 0 आ रहा है। जबकि जब दोनों इनपुट 1 है तब देखिए आंसर अपना 1 आ रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि जो आउटपुट है एंड गेट का वो 0 तब होगा जब हमारे इनपुट्स में से कोई ना कोई इनपुट 0 हो। तो क्वेश्चन पर आगे चलते हैं हम और दिखाते हैं इसका ऑप्शन क्या। तो दोस्तों एंड गेट का आउटपुट लो कब होगा हमने देखा, तो इसका आंसर जो होगा 9वें का, 9th का ऑप्शन जो होगा वो B होगा। अब B आप लोग यानी कि खा होगा, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि इनपुट लो हो। ठीक है, तो हमने बताया कि जब भी इनपुट लो होगा, या चाहे 2 इनपुट में से कोई एक इनपुट अगर लो होगा या दोनों इनपुट लो होंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो लो आएगा, यानी कि 0 आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 9वें का खा ऑप्शन सही होगा, यानी कि B आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, नॉर गेट का आउटपुट यदि 1 है तो उपयुक्त में से कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन सही है? इसके लिए मैं नॉर गेट के ट्रुथ टेबल के पर आपको ले जाऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि नॉर गेट कैसे उसका आउटपुट 1 आता है और किस कंडीशन पर आउटपुट जो है उसका 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको नॉर गेट दिख रहा है और उसकी ट्रुथ टेबल, उसका सिंबल भी है। नॉर गेट का सिंबल ये बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर एक और गेट नॉर्मली हम ऐसे बना देते हैं और उस पर यहाँ पर बॉल लगा देते हैं तो वो नॉर बन जाता है। नॉर का बेसिकली मतलब जो होता है वो नॉट गेट और प्लस और गेट को मिलाकर नॉर गेट बनता है। यहाँ पर मैं बेसिक जानकारी आपको दे दी। अब नॉर गेट का जो आउटपुट है वो होता है A+B का होल बार, यानी कि A+B करिए और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि होल बार कर दीजिए। तो बोला जा रहा था आउटपुट उसका 1 कब आएगा, तो 1 आने के देखिए एक ही कंडीशन है, जब दोनों इनपुट हमारे 0 हों। देखिए यहाँ पर दोनों इनपुट जब 0 हैं तभी हमारा 1 आ रहा है, वरना बाकी 3 कंडीशन में कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि जब दोनों इनपुट हमारे 0 होंगे तब हमारा जो नॉर गेट का आउटपुट है वो 1 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो नॉर गेट है, नॉर गेट में जो आउटपुट होगा वो 1 कब आएगा, इसका आंसर जो होगा वो सी सही होगा। यानी कि इनपुट 0 है, दोनों इनपुट जब 0 होंगे यानी ए और बी दोनों की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तब हमारा जो नॉर गेट है उसका आउटपुट 1 होगा। तो इसका आंसर जो 10वें का होगा वो सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बुक में ही सोल्यूशन करके दिखाया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग एक बार पढ़ लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 0, 1 और 0, 1 ये बाइनरी फॉर्म में दे रखा है और इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो मैं बता दूं, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा 5। और ये कैसे होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे जो आपका डेसिमल फॉर्म था या बाइनरी फॉर्म था उसको डेसिमल में कैसे चेंज करना है। ये देखिए ये बाइनरी फॉर्म में है और बाइनरी का बेस जो होता है वो हमेशा 0 रहता है और डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है यानी कि जिसका बेस 10 हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से बताया हमने। पहले आपको जो बाइनरी फॉर्म है उसको लिख लेना है, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद देखिए करना क्या है कि ये जो 1 है यहाँ पर 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है हर एक बाइनरी नंबर से। तो देखिए 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया गया है 1 का, फिर 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई किया गया है 0 से। जैसे जैसे हमें नंबर मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम करेंगे। 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई किया गया है 1 से और 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया गया है 0 से। फाइनली जो आंसर अपना दोस्तों निकल के आया है वो 5 निकल के आया है डेसिमल फॉर्म में। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पूरी चीज़ें मैं सॉल्व करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वीडियो जो होगा वो काफ़ी लंबा हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। तो दोस्तों अगला जो अपना प्रश्न है वो 12वां है। हिंदी का पेपर का सेक्शन हमने ले रखा है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। यहाँ पर बोला जा रहा है फुल एडर। ये अदर जो लिखा है इसका मतलब होता है एडर। तो फुल एडर जो है उसका क्या संदर्भ है, तो इसका आंसर जो होगा बेसिकली जो 12वें का आंसर है दोस्तों वो जो है सी है, कॉम्बिनेशनल सर्किट फीडबैक के साथ। तो फुल एडर जब मैं डीप में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर है वो सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सार्वजनिक इमारतों में आमतौर पर कौन सा वायर सिस्टम या वायरिंग सिस्टम कौन सा लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके कंड्यूट वायरिंग आंसर मार दीजिए। कंड्यूट वायरिंग ही यूज़ होता है। बाकी क्लीट वायरिंग, CTS वायरिंग और कास्टिंग ये केपिंग केसिंग वायर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। DC जनरेटर में उत्पन्न होने वाला EMF प्रभावित EMF है। तो DC जनरेटर में जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो आपका गतिशील यानी कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, क्योंकि वहाँ पर जो जनरेटर है वो मूव करता है, मोशन हो रहा है और मोशन हो रहा है इसका मतलब गति के कारण EMF इंड्यूस हो रहा है। तो जो आंसर होगा वो गतिशील होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी नहीं करा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई सोल्यूशन मिलेगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम लोग। 16 में देखिए एक DC मोटर सीरीज़ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में कि जो आपका DC सीरीज़ मोटर है वो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में यूज़ होती है। क्यों, ऐसा क्यों है कि उसको ट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। दोस्तों ट्रैक्शन का मतलब है जो रेलवे लोकोमोटिव में हम लोग मोटर यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है। तो DC सीरीज़ मोटर को ज़्यादातर रेलवे लोकोमोटिव्स में हम लोग यूज़ करते हैं। और ऐसा क्यों है, तो इसका एक सीधा सा कारण है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है DC सीरीज़ मोटर का वो बहुत हाई होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। इससे शुरुआत के समय उच्च बल विकसित होता है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है DC जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर का कार्य है। तो जो कम्यूटेटर होता है उसका काम क्या होता है, तो आपको मैं बताऊं DC जनरेटर जो होता है दोस्तों उसके आर्मेचर में जो सप्लाई बनती है वो सप्लाई होती है AC, DC नहीं होती है। भले वो DC जनरेटर है लेकिन उसके आर्मेचर में जो सप्लाई बनती है वो AC होती है। कम्यूटेटर उस AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो AC आर्मेचर करंट को DC में बदलने के लिए, तो इसका आंसर जो आपका जाएगा दोस्तों वो जो आंसर होगा
आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। जो डीसी सप्लाई आर्मेचर में है उसको एसी में बदलने का काम जो होता है वो कम्यूटेटर का होता है। दोस्तों कम्यूटेटर जो है वो हार्ड ड्राउन कॉपर का बना होता है, ये भी याद रखिएगा आप सभी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दे रखा है पीवीसी का अर्थ है। तो दोस्तों पीवीसी का अर्थ पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, आप सभी को पता होगा। जो अपने वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है जिसको इंसुलेशन कहते हैं, तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही होता है। तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो ए होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 18 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग चलते हैं। डीसी मशीन का कंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती होता है? यहाँ पर दोस्तों ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो किसके समानुपाती होता है? डीसी मशीन या डीसी जनरेटर की बात करी जा रही है। तो आपको एक फॉर्मूला बताऊँ, E = ZN∅/60 × P/A। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखिए Z जो है वो कंडक्टर्स की संख्या है, N स्पीड है जिस स्पीड से जनरेटर घूमेगा, phi फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, P पोलों की संख्या है और A समांतर पथों की संख्या है। तो बहुत सारी चीज़ों पर जो EMF है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है केवल फील्ड फ्लक्स पर, तो नहीं, केवल फील्ड फ्लक्स पर नहीं, और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आर्मेचर की गति पर बी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कितने कंडक्टर हैं इन पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो इनमें से सभी, यानी कि इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो आंसर जो होगा वो 19 का आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी घा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी मशीन का योग किस से बना होता है? तो डीसी मशीन का योग जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए आर्मेचर किसका बना होता है तो वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे कम्यूटेटर पूछता है किसका बना हुआ है तो वह हार्ड ड्राउन कॉपर का बना हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जो हमारे बने होते हैं। ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बेसिकली बने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वाइंडिंग जो है वो एल्युमिनियम या कॉपर की करी जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो कास्ट आयरन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर सही होगा, कास्ट आयरन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक अलग से उद्दीपित डीसी जनरेटर का फील्ड किस से जुड़ा होता है? दोस्तों अलग से उत्तेजित का मतलब होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की बात कर रहा है। तो अगर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है तो उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो बाहर से सप्लाई से जुड़ी होती है। उसमें इंटरनली कोई सप्लाई नहीं दी जाती है, बाहर से डीसी सप्लाई देकर उसकी फील्ड को एक्साइट किया जाता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और जब आर्मेचर उसमें मूव करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों क्या होगा? गा होगा, बाहरी सप्लाई सोर्स से। इसीलिए इसको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोला भी जाता है, क्योंकि वो बाहरी डीसी सप्लाई से मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे अगर हम आएंगे, 22 पे, तो 22 आप लोग देखिए, आर्क वेल्डिंग में इनमें से कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए चाहे तो। आर्क वेल्डिंग में जो आपका जनरेटर यूज़ किया जाएगा वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज़ किया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। डीसी मोटर के आर्मेचर को स्तरित क्यों किया जाता है? दोस्तों इंग्लिश का पोर्शन मैंने लिया नहीं है, लेकिन इंग्लिश की बात मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। बोला जा रहा है कि डीसी मशीन या डीसी मोटर जो है उसका आर्मेचर लैमिनेटेड क्यों बनाया जा रहा है? लैमिनेटेड, तो लैमिनेटेड बनाने का जो रीज़न होता है वो दोस्तों एडी करंट लॉस को कम करना होता है। आप लोग याद रखिएगा, कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि आर्मेचर की कोर या ट्रांसफार्मर की कोर या किसी भी फैन वाइंडिंग की कोर जो है उसको लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए बनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उस कोर को सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, तो आपका फिर आंसर होगा हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो सी होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर, वेव वाउंड आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या क्या होती है? दोस्तों जो वाइंडिंग करी जाती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है वेव वाइंडिंग और एक होती है लैप वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में अंतर इतना है कि वेव वाइंडिंग में जो समांतर पथ हैं उनकी संख्या 2 होती है और लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथ हैं वो पोलों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि उस वाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने हमारे
समांतर पथ होंगे, यानी 4 पोल की अगर हमारी मशीन है तो उसमें जो वाइंडिंग हो जो उसमें समांतर पथों की संख्या होगी वो 4 होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगर बताऊँ तो वेव वाइंडिंग में जो पथों की संख्या होगी वो क्या होगी, 2 के बराबर, खंभों की गिनती पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, खा होगा। वेव वाइंडिंग में जो होगा वो क्या होगा, 2 होंगे, लेकिन अगर लैप वाइंडिंग होता तो खंभों की गिनती यानी कि पोल्स की संख्या के पर निर्भर करता है, यहाँ पर नहीं करेगा क्योंकि ये वेव वाइंडिंग है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बताऊं दोस्तों तो जो लैप वाइंडिंग है उसको पैरेलल वाइंडिंग भी कहा जाता है। लैप वाइंडिंग का उपयोग लो वोल्टेज हाई करंट के लिए किया जाता है, जबकि वेव वाइंडिंग का उपयोग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी इस प्रश्न से जुड़ी हुई। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, डीसी मोटर की गति बढ़ने पर क्या होता है। आपको मैं बताऊं, डीसी मोटर की जब स्पीड बढ़ेगी तो हमारा जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो बढ़ेगा, लेकिन लाइन करंट का मान जो होता है वो घटता है। यानी कि जो 25 का आंसर होगा वो का होगा, बैक ईएमएफ बढ़ जाता है किंतु लाइन करंट घट जाती है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन रटने वाले हैं, उनको हम रट सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ के ही हमें करना होगा, क्योंकि फिर उससे अगर कुछ क्वेश्चन और बनेंगे तो उनको आसानी से हम कर सकेंगे। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन मैंने करार दिए हैं। अगले जो वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, उसमें बाकी बचे 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। और जो पीछे क्वेश्चन छूटे हुए थे जिनका आंसर मैंने आपको बताया नहीं है, उन क्वेश्चन को अगर मैं सर्च करके कहीं से ढूंढता हूं, अगर उनका आंसर मुझे मिलेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए। जितने भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं उनको जाके देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए वो सारे हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।